हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड क्वांटा। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड जनरल इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने करा था नोज़, दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वीडियो नंबर 3 में हमने नोज़ का समराइज करा था सारे पॉइंट्स, और हमने स्टार्ट करा था nasal passage, nose, and we have discussed bronchial tree and respiratory system flowchart, basically respiratory tract flowchart. So today we are going to start with another topic from respiratory system, that is larynx. जो स्लाइड नंबर 1 पे जो डायग्राम मैंने डिस्प्ले कर रखा है, ये एक आउटलाइन डायग्राम है जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम थोड़ा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद फिर हम अगेन जो थ्योरी पार्ट के एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। लैरिंग्स क्या होता है? Larynx is nothing but it is simply a cartilaginous box which is formed by 9 pieces of cartilage. और हमारी जो NCERT किताब है उसमें केवल यही पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन ही दी गई है हमारी NCERT बुक में रिगार्डिंग लैरिंग्स, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। NCERT में जो चीज़ होती है वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज NCERT हमारे लिए बाइबल है, रामायण है, कुरान है, ठीक है। तो अब जो 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेजेस हैं, इसमें दोनों टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं, पेयर्ड कार्टिलेज भी होते हैं और अनपेयर्ड कार्टिलेज भी होते हैं, ठीक है। तो अब जो अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं वो कितने होते हैं? 3। और जो पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं वो भी 3 होते हैं, बट 3 पेयर। फाइन। तो अब नंबर तो हमने इनके देख लिए कि कौन सा पेयर में होता है और कौन सा अनपेयर्ड में होता है। नंबर याद करने के लिए भी मैं आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगी, बेसिकली निमोनिक, जिससे आपको इजीली रिमेंबर रहेगी वो चीज़। अब जो बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि कौन सी पेयर्ड कार्टिलेज थी और कौन सी अनपेयर्ड कार्टिलेज थी। तो ये मैंने ऐसे याद किया था, अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नया कुछ मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो अनपेयर्ड कार्टिलेज है उसमें एपिग्लॉटिस और थायराइड तो यूनिक है, तो ये तो याद हो जाती है। क्या क्या यूनिक है? एपिग्लॉटिस और थायराइड, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली आती है क्रिकॉइड, कॉर्निक्यूलेट, यूनिफॉर्म और एरिटेनॉइड के साथ। अब अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा हो तो एरिटेनॉइड और क्रिकॉइड में एक चीज़ कॉमन है, दोनों के लास्ट में आता है OID और एरिटेनॉइड में भी आता है OID, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो OID जिनके सफिक्स में आता है, OID सफिक्स जिन कार्टिलेजेस के नेम में आता है, उनमें से जो C वाला है वो बाकी 2 C के साथ नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि जैसे जो पेयर्ड कार्टिलेज है उसमें कॉर्निक्यूलेट आता है, क्यूनिफॉर्म आता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कॉर्निक्यूलेट आता है कि क्यूनिफॉर्म आता है कि क्रिकॉइड आता है, तो आपको ये याद रखना है कि एरिटेनॉइड जैसा जो है, ऑइड जो सफिक्स जिसमें है उसमें ऑइड सफिक्स वाला C नहीं आता पेयर्ड में, ठीक है। ऑइड सफिक्स वाला C नहीं आता है पेयर्ड कार्टिलेज में। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, पता नहीं, बस ये याद रखना है कि जो ऑइड सफिक्स जिस कार्टिलेज में है और जो C के साथ है वो पेयर्ड में नहीं आएगा, बाकी 2 C पेयर्ड में आएंगे। फाइन। और थायराइड और एपिग्लॉटिस तो बड़े कार्टिलेज है, याद भी रह जाते हैं, इनमें दिक्कत नहीं आती। कन्फ्यूजन मोस्टली होता है कॉर्निक्यूलेट में, क्यूनिफॉर्म में और क्रिकॉइड में। तो हमें ये याद रखना है कि जिसके सफिक्स में OID है वो OID सफिक्स वाला A आएगा पेयर्ड में, OID सफिक्स वाला C नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 पेयर्ड कार्टिलेज हो गए, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म, एरिटेनॉइड, और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हो गए, एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड और थायराइड, जिसका टोटल मिलके हो गया 9 कार्टिलेजेस। और इन 9 कार्टिलेजेस से हमारा क्या बनता है? लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में? साउंड बॉक्स। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है।
Fine. So now moving to next slide. Now these are points to ponder. बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एडिशनल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कार्टिलेजेस जो हमने लास्ट पेज पे पढ़े. ठीक है. तो अब जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एम्स में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया है, स्टेट पीएमटीज जो पहले होती थी और बिफोर 2014 और जो जिपमर है उसमें पूछा गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी. फाइन, ये याद रखना. इट्स अ गोल्डन की पॉइंट. फाइन. उसके बाद हम जाते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज पे. जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है वो है अनपेयर्ड, पहला पॉइंट. दूसरा है वो है रिंग शेप और तीसरा पॉइंट है उसमें है हाइलिन कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज आगे भी आएगी बाकी कार्टिलेजेस में, जैसे जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो भी हाइलिन कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है. तो बेसिकली, और ये अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड है ये तो हमने पहले ही देख लिया क्योंकि इसमें क्या है, OID सफिक्स है और ये C से स्टार्ट होती है. ये हमने ट्रिक या निमोनिक यूज़ करा था इसे याद करने के लिए. ठीक है. तो हम इसको अनपेयर्ड तो हमें वैसे याद हो गया था. बाकी ये रिंग शेप होती है और हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है. फाइन. अब एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस भी बड़ा कार्टिलेज है, हमने याद कर लिया था. एपिग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज अनपेयर्ड है, तो पहला पॉइंट अनपेयर्ड. दूसरा पॉइंट है ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है. अब जो कार्टिलेजेस है वैसे वो मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको एक निमोनिक बता देती हूँ. यहाँ पे हम निमोनिक यूज़ करते हैं ई स्क्वायर. ई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं फॉर ई फॉर एपिग्लॉटिस एंड ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज एंड ई फॉर एपिग्लॉटिस. जैसे इसका ई स्क्वायर ये यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया, ई स्क्वायर निमोनिक, ई फॉर एपिग्लॉटिस एंड ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग टू थायराइड कार्टिलेज. जो थायराइड कार्टिलेज होती है ना वो गर्डल शेप होती है ऐसे. ठीक है. उसके बाद ये अनपेयर्ड होती है, ये हमने पढ़ ही लिया था. उसके बाद ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है. क्रिकॉइड कार्टिलेज भी हाइलिन की बनी होती है और थायराइड भी हाइलिन की बनी होती है. तो कहने का मतलब ये है कि जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हैं उनमें कौन कौन सी आती है, एक आती है एपिग्लॉटिस, दूसरी आती है क्रिकॉइड और तीसरी आती है थायराइड. तो एपिग्लॉटिस तो हमको याद रहेगी ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक. ठीक है. और बाकी जो CT है, जो C और T है या जो T और C है वो किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की. ठीक है. और ये इनकम्प्लीट होती है डॉर्सली. डॉर्सली इनकम्प्लीट का मतलब ये है, जिसे मैं आपको इस डायग्राम में बताऊंगी वैसे, पर ये हमारा वेंट्रल सरफेस है. ठीक है. ये वैसे लेटरल व्यू है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के जो नेक है उसका लेटरल व्यू है. ये एडम्स एप्पल है. ठीक है. तो जो सामने वाला जो इंटीरियर व्यू है वो तो हो गया हमारा वेंट्रल सरफेस और जो पीछे वाला होता है वो होता है डॉर्सल सरफेस. ठीक है. अब हमने बोला कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है. जैसे ये थायराइड कार्टिलेज है. ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं तो ये डॉर्सली भी कंप्लीट हो गई और वेंट्रली भी कंप्लीट हो गई. ठीक है. पर अगर मैं इसको ओपन रखूं तो ये क्या हुआ, डॉर्सली इनकम्प्लीट है, जबकि ये वेंट्रली कंप्लीट है या क्लोज्ड है. आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. फाइन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लैरिंग्स. ठीक है. अब लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स. ये तो हम 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लैरिंग्स जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स लेमैन लैंग्वेज में. और बेसिकली लैरिंग्स होता है एक मॉडिफाइड ट्रेकिया. जो लैरिंग्स होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया. ठीक है. लैरिंग्स इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया. हमने ये बात डिस्कस कर ली है ऑलरेडी. इट्स अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय 9 pieces of cartilages, already discussed. It's a kind of summarization of all the points which we have discussed earlier. Fine. Now it is made by ligaments and membranes. So it is membrano-ligament structure. ठीक है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो लैरिंग्स है वो क्या है, membrano ligamentous structure. ठीक है.
मेम्ब्रेनो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है। नाउ जो पेयर्ड कार्टिलेज होती है वो केवल और केवल डॉर्सल सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है, किसके, लैरिंग्स के। चलो मैं आपको डायग्राम दोबारा से डिस्प्ले करती हूँ। मैं अभी इसकी लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, लेबलिंग अभी हम करेंगे 2-3 स्लाइड्स बाद। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये लैरिंग्स है तो जो पेयर्ड कार्टिलेज है वो केवल इसके डॉर्सल सरफेस पे ही प्रेजेंट होगी। जो आगे वाला सरफेस है, जो आगे की साइड जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो पेयर्ड कार्टिलेजेस है वो नहीं प्रेजेंट होती है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। नाउ जो लैरिंग्स की कैविटी होती है उसमें 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। फाइन, वोकल कॉर्ड्स तो हमने सुने ही हैं, जिससे साउंड प्रोडक्शन होता है। अब जो 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके पेयर में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सुपीरियर पेयर और एक होता है इन्फीरियर पेयर। ये जो मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे वो स्टेट पीएमटीज हो। जो लास्ट 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से डेटा उठाया गया है और फिर वो समराइज किया गया है टू एनहेंस और टू एड योर प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ लेट मी नो। या तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फाइन, चलो। तो ये जो कैविटी ऑफ लैरिंग्स है इसमें 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एक होता है सुपीरियर पेयर और एक होता है इन्फीरियर पेयर। जो सुपीरियर पेयर होता है ना उसका दूसरा नाम है एंटीरियर पेयर, क्योंकि ये एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। और जो इन्फीरियर पेयर होता है उसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर पेयर। जो सुपीरियर पेयर होता है वो होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड का पेयर, ठीक है। और जो इन्फीरियर या पोस्टीरियर पेयर होता है वो होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। चलो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड में और ट्रू वोकल कॉर्ड में, ठीक है। ये सब पॉइंट्स क्लियर है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी नया नहीं था। बेसिकली यह थ्योरी पार्ट है तो मैंने ये पहले से लिख रखा था। डायग्राम्स में आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ कमिंग टू फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड का क्या मतलब होता है, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो हमारी फोनेशन क्वालिटी है या बोलने की एबिलिटी है, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी और फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का उनमें कोई रोल नहीं होता है, उनका इनडायरेक्ट रोल होता है या सप्लीमेंट्री रोल होता है। वो सप्लीमेंट्री रोल क्या होता है, वो होता है दे गिव्स मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स। सो ये इनका क्या है, इनडायरेक्ट या फिर सप्लीमेंट्री रोल। ठीक है, ऑल राइट। डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नाउ कमिंग टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स। वेस्टिब्यूल हमने पढ़ा था, वेस्टिब्यूल हमने नोज में पढ़ा था, जहाँ पे हमने बोला था कि वेस्टिब्यूल इज द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नेजल वेस्टिब्यूल। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं ओरल वेस्टिब्यूल, ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी और बकल कैविटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ऐसे वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स होते हैं, मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। Fine. Now what are they made up of? They are made up of fibrous connective tissue. Fibrous connective tissue, ठीक है। और वो कौन सी एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बेसिकली जो एपिथेलियम होती है ना, इट फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है रिगार्डिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है ना, उसमें एपिथेलियम पे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बच्चों को ये एपिथेलियम याद भी नहीं होती है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर हम एपिथेलियम पे आपको फ्लो चार्ट फॉर्म और चार्ट फॉर्मेट में कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपके लिए एपिथेलियम याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, ठीक है। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है दे आर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं पूछा जाता है, बेसिकली ये मैंने पढ़ लिया था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, पर
इसका जो इम्पोर्टेंस है वो या तो वैसे तो MBBS थर्ड ईयर में आके होता है, ENT सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तब राइमा ग्लोटाइटिस जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस होता है, पर फर्स्ट ईयर में भी हो जाता है फिजियोलॉजी में और एनाटमी में, ठीक है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एक आधी बार एम्स में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अनएक्सेप्शनल या अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर बार आते हैं और कुछ भी आ सकता है। जस्ट बिकॉज ये पूछा गया था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, फाइन। तो जो नैरो स्पेस होता है ना ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच में, जैसे ये ट्रू वोकल कॉर्ड के वेस्टिब्युलर फोल्ड्स है, ये केवल एक इमेजिनरी डायग्राम है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। वो मैं आपको एनिमेशन वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसमें जाके देख लेना कि असली जो राइमा ग्लोटाइटिस और जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड की जो पोजीशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है बिटवीन द टू वेस्टिब्युलर फोल्ड्स ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, राइमा ग्लोटाइटिस, ठीक है। ये हो गया हमारा राइमा ग्लोटाइटिस। सो नाउ वी आर डन विद दिस स्लाइड। आई होप माई कंटेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो राइमा ग्लोटाइटिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? जो राइमा ग्लोटाइटिस होता है उसका ये फंक्शन होता है कि जब हम एक्सेल करते हैं, ड्यूरिंग एक्सेलेशन व्हेन एयर इज पास्ड आउट, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग एयर को पास इन करते हैं, मतलब इट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट इनसाइड आवर बॉडी, और जब हम एक्सेल करते हैं तो एयर बाहर जा रही है ऑफ कोर्स, ठीक है, फ्रॉम लंग्स थ्रू दिस नैरो गैप। तो ये जो नैरो गैप था राइमा ग्लोटाइटिस, इसके थ्रू जो एयर है वो बाहर जाती है फ्रॉम लंग्स, फाइन। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना तब वाइब्रेशन में सेट हो जाते हैं, जैसे जो फ्लूट होता है, ठीक है, जो ये एयर वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं, हम जो एयर है उसको ब्लो करते हैं। तो जब हम एयर ब्लो करते हैं तो ये जो राइमा ग्लोटाइटिस होता है ना, ये इस राइमा ग्लोटाइटिस के थ्रू एयर पास करती है, वेस्टिब्युलर फोल्ड्स होते हैं, इसके थ्रू एयर पास करी, ठीक है। और जब पास कर रही है, जैसे एयर ये वेस्टिब्युलर फोल्ड्स हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स के, ठीक है, जब एयर पास कर रही है, ये वेस्टिब्युलर फोल्ड्स है, जब एयर पास कर रही है इनके थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन सेट होगा, किनमें, ट्रू वोकल कॉर्ड्स में। और जब इनमें वाइब्रेशन सेट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोनेशन, फाइन। आई होप आई एम क्लियर। अब जो एक फैक्ट है, बेसिकली कंप्लीटली थ्योरी है ये, तो मेल्स में क्या होता है कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो थिकर होते हैं और लॉन्गर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से होते हैं। अब जो मेल्स हैं उनमें जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं वो थिकर है और लॉन्गर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो टेंशन होता है ना वो कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब जो खिंचाव होता है ना वो कम होता है, तो उनकी जो वॉइस होती है वो लो पिच्ड होती है और भारी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव साउंड, फाइन। सो मेल्स में हमने क्या याद करा कि उनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं थिकर, लॉन्गर। क्यों होते हैं? ड्यू टू हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और उनके वो जो वोकल कॉर्ड्स थिकर और लॉन्गर होते हैं उसकी वजह से लेस टेंशन प्रोड्यूस होता है, लो पिच्ड और ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होती है, फाइन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एडम्स एप्पल आप लोगों ने सबने सुना होगा, कई लोग इसको हिंदी में टेटुआ बोलते हैं, मैंने भी सुना है, पता नहीं, तो बोलते हैं कुछ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं शायद ना। तो एडम्स एप्पल क्या होता है? जो एडम्स एप्पल होता है ना वो फ्रंट प्रोमिनेंस होता है। कहाँ होता है? मेल्स में। बेसिकली प्रोमिनेंट लार्जर एरिया होता है नेक ऑफ मेल्स में, तो उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और ये भी क्यों होता है? प्यूबर्टी में होता है बेसिकली मोर प्रोमिनेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड प्यूबर्टी। अब आप बोलेंगे कि फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स का क्या सीन है? तो फीमेल्स में ये सीन है कि जो फीमेल्स होती है ना उनका ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, वहाँ पे क्या था, लार्जर, बेसिकली लॉन्गर नॉट लार्जर, और थिकर। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टर और थिनर, ठीक है। तो जो शॉर्टर और थिनर होता है ना, तो जो टेंशन होता है ना वो ज़्यादा होता है, ऐसे खिंचाव,
खिंचाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा पुल होगा तो क्या होता है, हाई पिच वॉइस होती है फीमेल्स की और एक श्रिल वॉइस होती है। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। सो टिल नाउ हमने जो लैरिंग्स के रिगार्डिंग जितने भी इंट्रोडक्टरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, क्वेश्चन बेस्ड पोर्शन था, वो डिस्कस कर लिया है। नाउ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी इस डायग्राम की लेबलिंग, जिससे आपको एक वर्चुअल इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ डिफरेंट कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, और एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करूँगी और उसके बाद एनसीईआरटी की जो लाइन है वो डिस्कस करूँगी। फाइन, so keep watching. Thank you. Bye.